हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे रक्त, ब्लड में हमने प्लाज्मा पढ़ लिया था। प्लाज्मा के बाद हमने आरबीसी भी कंप्लीट कर ली थी। प्लाज्मा 60% और उसके बाद हम दूसरा जो पढ़ा था, प्लाज्मा के दो भाग पढ़ रहे, रक्त के दो भाग पढ़ रहे थे हम। एक प्लाज्मा था और दूसरा था रुधिराणु। प्लाज्मा को कंप्लीट कर लिया था, रुधिराणु पर चल रहे थे। रुधिराणु में भी हमने आरबीसी कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। कौन सा चैप्टर होगा आपका? आज जो पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस। उसके पहले हम थोड़ा सा कल वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे, 8 दिए थे आप लोगों को कमेंट करने के लिए, देख लेना आप, ठीक है ना। देखना, पहला जो क्वेश्चन था आपका वो था रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा जो क्वेश्चन था कि ऑक्टोपस का रंग, जो ऑक्टोपस है उसके रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? पीला। तीसरा क्वेश्चन था आपका कि जो प्लाज्मा है रक्त का कितना प्रतिशत पाया जाता है? कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 55 से 60%, या आप लिख सकते हो 60%। अगला क्वेश्चन था कि सीरम क्या है? तो मैंने आपको कल बताया था कि यदि प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजन निकाल लिया जाता है तो जो बचा हुआ भाग होता है वो सीरम होता है। ठीक बोल सकते हैं हम कि फाइब्रोनिजन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। अगला था प्लाज्मा में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% क्या होता है? लवण होते हैं, 0.1% ग्लूकोज होता है और 2% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना। आरबीसी की संख्या को मापने का यंत्र क्या है? तो आरबीसी की संख्या को क्या मापा जाता है? किससे मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेट्स, इन तीनों में से प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो मैंने लिखवाया था आपको स्पष्ट कि आरबीसी नहीं पाई जाती है प्लाज्मा में, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेट्स दोनों पाई जाती। लास्ट क्वेश्चन था यकृत और प्लीहा को क्या कहा जाता है? तो यकृत और प्लीहा को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी की कब्र कहा जाता है और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। दोनों बताए थे मैंने आपको, और यह भी बताया था कि यदि दोनों ऑप्शन में हो और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, तो आपका आंसर उपयुक्त दोनों होगा। दोनों में से एक ऑप्शन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर यदि दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए हैं और तीसरा ऑप्शन कुछ और है तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लीहा स्प्लीन। यहां तक आ गया था पूरा समझ में? आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका चैप्टर रहेगा डब्ल्यूबीसी। वाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस या कॉर्पस्कल्स को बोलते हैं। मैंने आपको बताया था हम रक्त में कभी भी सेल नहीं बोलते हैं। रक्त जो है वो टिश्यू है, हम बोलते हैं एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ऊतक है मतलब कोशिकाओं का समूह, तो इसको हम कोशिका नहीं बोलकर क्या बोलते हैं? कणिकाएं, स्कल्स बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो रक्त होता है उसमें कोशिका को कोशिका नहीं लिखकर हम क्या लिखते हैं? कॉर्पस्कल्स। देखना, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है ना। इसको एक और नाम दिया गया है, क्या बोला जाता है? तो देखो, एक तो बोला जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके साथ में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम दिया गया है? ल्यूकोसाइट। अब हम महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं इसकी। जैसे हमने आरबीसी में सबसे पहले पढ़ा था कि आरबीसी में जो आकार होता है वो कैसा था, तो मैंने आपको बताया था उभयतल। डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो कैसा है? तो आकार और रचना में ये किसके समान होता है? तो डब्ल्यूबीसी आकार और रचना में अमीबा के समान होती है। किसके समान होती है? डब्ल्यूबीसी का आकार किसके समान होता है? तो अमीबा के समान होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट। सेकंड है कि हमने अभी पढ़ा था आरबीसी के अंतर्गत कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो क्या डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है क्या? हाँ, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना
क्या होता है? तो WBC में केंद्रक पाया जाता है। दोनों चीजें समझ में आ गई। इसका आकार कैसा होता है? तो आकार और रचना में ये अमीबा के समान होती है। सेकंड बार हमने क्या पढ़ा था? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां होगा? तो अधिकतर जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। इसका निर्माण कहां होता है? तो इसका निर्माण बोन मेरो अस्थिमज्जा में होता है। दूसरी बात, आरबीसी में भी हमने ये पढ़ा कि वयस्क में कहां होता है निर्माण? तो अस्थिमज्जा में। और इसका तो अधिकतर निर्माण कहां होता है? अस्थिमज्जा में होता है। पर कभी कभी कहां होता है? तो ध्यान रखना, कभी कभी जो होता है वो कहां हो जाएगा? तो वही वापस से यकृत, लीवर और प्लीहा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? तिल्ली, स्प्लीन में। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, इसके जीवन काल की बात करते हैं हम। तो उसका जीवन काल कितना था? तो हमने जब आरबीसी पढ़ा था, आरबीसी में हमने पढ़ा था 20 से 120 दिन। देखना, हमने देखा कि इसका निर्माण कहां होता है? इसका निर्माण अस्थिमज्जा और कभी-कभी क्या होता है? यकृत और लीहा में होता है, प्लीहा में होता है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो हमने आरबीसी में पढ़ा था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। परंतु डब्ल्यूबीसी के यदि हम जीवन काल की बात करते हैं तो इसका जो जीवन काल है वो है 2 से 4 दिन। ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण हो गया, इसका जीवन काल हो गया, तो इसकी मृत्यु कहां होती है? तो जो इसकी मृत्यु कहां होती है? तो रक्त में। इतना सा ध्यान रखना कि इसकी मृत्यु कहां होती है? तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहां होती है? रक्त में। डब्ल्यूबीसी की हम बात कर रहे हैं। देखना, जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य होता है रोगों से लड़ना। मतलब हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना। क्या हो जाएगा? शरीर की रोगों से रक्षा करना। इतना सा समझ में आ गया। डब्ल्यूबीसी का आकार और रचना कैसी होती है? तो अमीबा के समान होती है। डब्ल्यूबीसी में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है? तो अस्थिमज्जा में, बोन मेरो में होता है, पर कभी-कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। डब्ल्यूबीसी जो है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और इसकी मृत्यु कहां होती है? तो रक्त में ही होती है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? तो रोगों से लड़ना या रोगों से हमारी प्रतिरक्षा, हमारे शरीर की रक्षा करना। प्रतिरक्षा का काम किसका है? तो डब्ल्यूबीसी का है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है कि जो रोगों से प्रतिरक्षा कौन करता है? हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा कौन करता है? तो रोगों से जो प्रतिरक्षा करता है वो कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था, वापस बता रहा हूं। एक होती है कणिका युक्त ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी होती है कणिका विहीन। देखना, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? तो डब्ल्यूबीसी जो है वो 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको जब रक्त एक तरल संयोजी ऊतक पढ़ाया था उसमें पढ़ा चुका था, और फिर वापस देख लो। एक होती है कणिका युक्त और एक जो सेकंड होती है वो होती है कणिका विहीन। कणिका विहीन, इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और कणिका विहीन को बोला जाता है अग्रेनुलोसाइट्स। मैंने बताया था आपको कि जो कणिका युक्त होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है बेसोफिल्स, दूसरा होता है इयोसिनोफिल्स,
लास्ट है न्यूट्रोफिल्स। तो कणिका युक्त कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। जबकि कणिका विहीन कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। अब हम देखते हैं, देखो कणिका युक्त में 2 है, एक बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। यहां पर एक विशेष चीज ध्यान रखना कि जो WBC का 60 से 70% भाग होता है वो किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का। पूछता है एग्जाम में कि WBC जो है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो उसका सबसे बड़ा पार्ट है न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम है बेसोफिल्स। 0.1% से लेकर 0.5% तक जो पाया जाता है वो बेसोफिल्स। क्या काम है? तो बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स इन दोनों का प्रमुख कार्य है एलर्जी को कंट्रोल। जो एलर्जी होती है उसका कंट्रोल कौन करते हैं? तो बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। इधर चलते हैं हम मोनोसाइट। तो अगर पूछे कि सबसे बड़ी, देखो 2 चीजें, संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी? न्यूट्रोफिल्स है। पर पूछ ले कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ी WBC है। क्या है? सबसे बड़ी। ठीक। दूसरा पूछा जाए कि सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी जो है वो लिम्फोसाइट है। दोनों चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स इन दोनों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट होते हैं, इन दोनों का प्रमुख कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों का जो कार्य है वो है जीवाणु और रोगाणुओं का भक्षण। क्या है? जीवाणु और रोगाणुओं का भक्षण। मतलब जो भी हमारे शरीर में हानिकारक चीजें आती है उनका भक्षण कर जाती है, उनको क्या करती है? खा जाती है, या उनसे हमारे शरीर को रक्षा करने का काम करती है। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को? देखना, जो लिम्फोसाइट होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। आपने 2 चीजें बहुत सुनी होगी, एक तो एड्स सुना होगा और ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है? तो ब्लड कैंसर के अंतर्गत मोनोसाइट्स जो है उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? तो WBC की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। देखना, मैंने क्या बताया आपको कि मोनोसाइट्स में क्या होता है? तो मोनोसाइट में मैंने अगर मान लो WBC की सबसे बड़ा पार्ट है मोनोसाइट। और एक और चीज आपने सुनी है, ब्लड कैंसर। ठीक है ना? क्या? ब्लड कैंसर। क्या होता है ब्लड कैंसर में? तो यहां ध्यान रखना, जब WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब WBC के कौन से पार्ट में वृद्धि हो गई? तो मोनोसाइट्स जो है इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और वो वृद्धि बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर का रीजन क्या हो गया? तो मोनोसाइट हो गया। दूसरी चीज होती है एड्स। इसका भी नाम सुना है आपने? अच्छा, यहां तक आगे समझ में आपको साफ कर देता हूं बोर्ड, और दोनों बता देता हूं, ब्लड कैंसर और एड्स दोनों के बारे में। इतना सा आगे पूरा समझ में आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। देखो, इसमें हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था श्वेत रक्त कणिकाएं के अंतर्गत या WBC के अंतर्गत, सेकंड पार्ट जो था हमारा, एक तो कणिका युक्त था और दूसरा हमने पढ़ा था कणिका विहीन। और कणिका विहीन में ही हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्या पढ़ा? मोनोसाइट, और दूसरा हमने पढ़ा था लिम्फो। मोनोसाइट क्या है? तो सबसे बड़ी WBC है। एक बात तो ये हो गई थी कंफर्म
क्या है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। दूसरी बात लिम्फोसाइट, तो आप लिख दोगे सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। एक एक फैक्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया अभी ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, तो ब्लड कैंसर के अंतर्गत डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अगर इतना आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यूबीसी आया ऑप्शन में तो कोई इशू नहीं, पर उसने अगर ज्यादा डिटेल में पूछा तो वो पूछ सकता है कि कौन से भाग, डब्ल्यूबीसी का कौन सा भाग में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट की यदि अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उसको आप क्या बोलोगे, ब्लड कैंसर कहा जाता है। या हम बोल सकते हैं कि ब्लड कैंसर में क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है या मोनोसाइट की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। सेकंड में आपको बता रहा था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। हमको इतना ध्यान रखना है, एड्स में क्या होता है, तो एड्स में लिम्फोसाइट जो होते हैं की कमी हो जाती है। एड्स में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। और लिम्फोसाइट क्या है, तो लिम्फोसाइट ध्यान रखना, लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं, तो लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एंटीबॉडीज का। और एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम करती है। अब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ही कम हो गई, एंटीबॉडी बनना बंद हो गई या कम हो गई, तो क्या होगा, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और एड्स में क्या होता है, एड्स में यही होता है कि जितने भी हमारे शरीर के रोग होते हैं उसमें क्या हो जाता है, तो उनसे लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। ये एंटीबॉडी कम होने के कारण ही होता है। मैंने आपको देखो दोनों को बता दिया था, बेसोफिल्स का बता दिया था, एसिनोफिल्स का बता दिया था, न्यूट्रोफिल्स का काम बता दिया था। बचा था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य क्या है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना होता है। ये एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में पाई जाती है वो एंटीबॉडी नहीं है। वो एंटीबॉडी क्या है, तो वो हम आगे जब पढ़ेंगे, एंटीबॉडी जो रक्त समूह में हम ब्लड ग्रुप में पढ़ते हैं वो वाली। पर ये एंटीबॉडी क्या है, सुरक्षा, इसीलिए डब्ल्यूबीसी को सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर लिम्फोसाइट है तो आप इसको बोल सकते हो। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि एड्स में ये भी पूछा जाता है कि एड्स के लिए जो दवाई दी जाती है या एड्स में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो विटामिन B17, इसका नाम है लेट्राइल। ये क्या काम करता है, तो ये कैंसर से लड़ने की क्या करता है, मदद करता है। ये डब्ल्यूबीसी वाला पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लो डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, तो डब्ल्यूबीसी आकार और रचना में अमीबा के समान होती है और इसमें केंद्रक, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है, कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन है और इसकी मृत्यु रक्त में ही होती है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, कणिका विहीन और कणिका युक्त। कणिका युक्त में हमने 3 भाग पढ़े, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो बेसोफिल्स था वो सबसे कम भाग होता है डब्ल्यूबीसी का, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो न्यूट्रोफिल्स होता है। दूसरी बात, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स इन दोनों का काम क्या होता है, एलर्जी कंट्रोल करने का काम होता है। जबकि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का काम क्या था, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट इन दोनों का काम था रोगाणुओं से लड़ने का। फिर हमने लिम्फोसाइट देखा। लिम्फोसाइट क्या है, तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, 2 प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिर हमने यहाँ पर ब्लड कैंसर को भी समझ लिया और यहाँ पर एड्स को समझ। यहाँ तक पूरा मामला आप लोगों को क्लियर हो चुका हो। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका लास्ट पार्ट जो पढ़ेंगे वो है प्लेटलेट्स। क्या है, तीसरा जो पार्ट है इसका प्लेटलेट्स है, रुधिराणुओं का। हमने प्लाज्मा पूरा कंप्लीट कर लिया था। प्लाज्मा के बाद हम रुधिराणु पढ़ रहे थे। रुधिराणु में हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट जो पार्ट बचा है इसका प्लेटलेट्स बचा है। पहली और इंपॉर्टेंट बात, ये प्लेटलेट्स होती है
केवल मनुष्य और स्तनधारियों में पाई जाती है, एवं किसमें पाई जाती है? स्तनधारियों में पाई जाती है। दूसरी बात हमने पढ़ा है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, प्लेटेट्स में वापस से केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक बात स्पष्ट ध्यान रखना है, यहां पर क्या हो जाएगा, तो प्लेटेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया मतलब डब्ल्यूबीसी, केवल रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी ही ऐसा भाग है तीनों में से जिसमें केंद्रक पाया जाता है और इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता प्लेटेट्स। अगर फिर वापस प्लेटेट्स के निर्माण की बात करते हैं हम, तो इसका निर्माण भी कहां होगा, तो वही वापस कहां पर, अस्थि मज्जा और बोन मैरो प्लीहा स्प्लिन, कहां पर, तो इसका निर्माण भी जो होता है वो अस्थि मज्जा, बोन मैरो और कहां होता है, प्लीहा स्प्लिन। इसीलिए देखो अस्थि मज्जा आरबीसी में भी लिखा, अस्थि मज्जा डब्ल्यूबीसी में लिखा, अस्थि मज्जा प्लेटेट्स में भी लिख रहे हैं। इसीलिए रक्त का क्या कहा जाता है, तो रक्त का निर्माण कहां होता है उसमें भी हम लिखते हैं अस्थि मज्जा। जीवन काल की बात करें तो एक का जीवन काल, एक मतलब आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और प्लेटेट्स का 3 से 5 दिन का जो होता है इसका जीवन काल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी हम जीवन काल के बाद मृत्यु की बात करते हैं, तो इसकी मृत्यु भी कहां होती है, तो इसकी मृत्यु जो होती है वो कहां होगी, प्लीहा। नीचे लिख देता हूं फिर यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आप लोगों को आ गया पूरा समझ में? अब हम बात करते हैं कि प्लेटेट्स का मुख्य कार्य क्या है। ध्यान रखना, प्लेटेट्स का जो प्रमुख कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है रक्त का थक्का जमाना। क्या है? रक्त के का जमाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य। और बहुत बार पूछा गया है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा रुधिराणु काम में आता है, तो वो प्लेटलेट्स है। मैं आपको पूरा आगे रक्त का थक्का पूरा समझा दूंगा, ठीक है ना। पर अभी हम इतना सा ध्यान रखेंगे, यदि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स में पूछा जाए कि रक्त का थक्का कौन जमाता है, तो प्लेटलेट्स से मतलब। दूसरा प्रमुख कार्य इसका क्या है, तो दूसरा जो प्रमुख कार्य है इसका रक्त को गाढ़ा करना। क्या होता है इसका दूसरा प्रमुख कार्य है रक्त को गाढ़ा करना। दोनों चीज समझ में आई आपको, इसके दोनों कार्य आप लोगों को समझ में आ गए, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि यदि ये पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहां होता है, तो आप ज्यादातर जो पढ़ते हो वो अस्थि मज्जा ही पढ़ोगे। पर यदि अस्थि मज्जा और प्लीहा दोनों ऑप्शन में है तो आपका आंसर दोनों रहेगा। पर अगर एक है तो आपका आंसर कौन रहेगा, अस्थि मज्जा रहेगा। इतना भी समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। देखो, एक बुखार होता है डेंगू ज्वर। क्या होता है? डेंगू ज्वर। और डेंगू ज्वर में क्या होता है, तो डेंगू ज्वर के अंतर्गत क्या होता है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। तो पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स में कमी किस बुखार के कारण होती है, या प्लेटलेट्स में जो कमी आती है तो कौन सा ज्वर उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जो डेंगू ज्वर है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण उत्तरदायी होता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एक चीज और डब्ल्यूबीसी में आपको बताना भूल गया था कि डब्ल्यूबीसी में जो रोग होते हैं तो अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो अधिकता से ल्यूकोसाइट्स रोग होता है, जबकि उसकी कमी से कौन सा होता है, तो लाइकोपीन डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है। फिर बोल रहा हूं, वापस सुनना, जो बताना भूल गया था डब्ल्यूबीसी में कि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकोसाइट रोग होता है और उसकी कमी से कौन सा होता है, तो लाइकोपीनिया रोग होता है। यहां तक आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है रक्त वाला। कल हम जो पढ़ेंगे रक्त वाला
रक्त जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, रक्त के दो भाग होते हैं। कल हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का, और उसी के बाद हम पढ़ेंगे रक्त जो है उसके ग्रुप, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। फिर हम अगला पढ़ेंगे हृदय, और उसके बाद हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। हमको स्टार्ट क्या करना था, परिसंचरण तंत्र करना था, पर परिसंचरण तंत्र के जो दो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन दोनों को पढ़ने के बाद ही आप परिसंचरण तंत्र को समझ सकते हो। इसीलिए हमने रक्त वाला जो है वो कंप्लीट कर लिया है। रक्त के बाद हम पढ़ेंगे रक्त समूह, ये दोनों एक में आ जाएंगे, और सेकंड भाग जो है वो हृदय, हार्ट। ठीक है ना। मैंने आपको आज वापस से 7 से 8 क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है ना। फिर बोल रहा हूं, कोशिश करना, यदि आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखा है तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेंगे आप लोगों से। और ये क्वेश्चन जो मैं रिपीट करता हूं वो एग्जाम के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट भाग है कि प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है। जैसे आरबीसी को क्या कहा गया है, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा गया है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा गया है। प्लेटलेट्स को मैंने आपको बताया नहीं है, अगले भाग में बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है रोगों से प्रतिरक्षा या रोगों से रक्षा कौन करता है। तीसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स की कमी किस रोग में होती है। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका एक और नाम क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं का एक और नाम क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि जो डब्ल्यूबीसी है उसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है ना। तो आपको इनका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है ना। अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन करे होंगे, एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो अलग पूछूंगा मैं आपको उसके आंसर भी दे दूंगा। कल आप इसको कोशिश करना कि आज की क्लास के आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, और जो क्वेश्चन नहीं आए मैं आपको कल बता दूंगा। ईमानदारी से जिसने भी वीडियो देखा होगा ये पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का। यहां तक आपकी क्लास आज कंप्लीट होती है।